हाय गाइस। आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता में वर्णित मानहानि के बारे में, यानी कि डिफेमेशन क्या होता है और किसी व्यक्ति के साथ यदि डिफेमेशन का अपराध कारित किया जाता है तब उसे क्या दंड दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डिफेमेशन को मानहानि। Section 499 of the Indian Penal Code talks about defamation यानी कि मानहानि। तो whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or any visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or harm reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said, except in the cases hereinafter accepted, to defame that person। यानी कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में कहा गया है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब जो है वह कुछ आगे 10 अपवाद दिए गए हैं। उन अपवादों को छोड़कर यह कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है, यानी कि उसके द्वारा उसका डिफेमेशन किया जा रहा है। तो आइए अगले चरण में हम लोग समझते हैं कि डिफेमेशन के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। According to section 499 of the Indian Penal Code, there are following essential elements of defamation. First is making or publishing any imputation concerning any person. Second, such imputation must have been made by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representation. And third, such imputation was made with the intention of harming or with knowledge or reason to believe that it will harm the reputation of person concerning to whom it is made। यानी कि कोई भी ऐसा या तो लिखा गया शब्द हो या पढ़ा गया शब्द हो, पढ़ा जाने वाला शब्द हो किसी शब्द के द्वारा, और ऐसा जो शब्द है, ऐसा संकेत है, ऐसा कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि दृश्य रूपण है, वह किसी के बारे में इस तरीके से लांछन लगाता है कि उसकी ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब यह कहा जाता है कि उसके द्वारा डिफेमेशन का अपराध किया गया है, उसके द्वारा मानहानि का अपराध किया गया है। एक्सप्लेनेशन बात करता है भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन इफ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन if living and is intended to be hurtful to the feeling of his family or other near relative। इसमें यह कहा गया है कि किसी मृतक व्यक्ति की यदि मानहानि की जाती है तब मृतक व्यक्ति की भी जो है ऐसे किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा, यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, उस व्यक्ति की रेपुटेशन की, यदि वह जीवित होता अपहानि करता
और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आश्रित है। तो मृतक व्यक्ति का भी डिफेमेशन किया जा सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण बात करता है, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन एम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच। दूसरा स्पष्टीकरण बात करता है, किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत से कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तीसरा स्पष्टीकरण बात करता है, एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली may amount to defamation, यानी कि अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। व्यंग्योक्ति मतलब होता है कि किसी के ऊपर आप व्यंग कस रहे हैं, किसी को आप ऐसी बातों में किसी के सामने उसको बोल रहे हैं इंडिकेट करके, जिससे उसकी उसके रेपुटेशन की हानि होती है, उसके जो है सम्मान, उसकी ख्याति की हानि होती है, तब ऐसा शब्द भी जो है मानहानि की श्रेणी में आएगा। चौथा स्पष्टीकरण बात करता है, नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन unless that imputation directly or indirectly in the estimation of other lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling or lowers the credit of that person or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता है जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे, या उस व्यक्ति की जात के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके सील को हेय न करे, या उस व्यक्ति के साख को नीचे न गिराए, या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर विरोधात्मक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है, मानहानि क्या होती है। A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation unless it falls within one of the exception। यानी कि पहला दृष्टांत यह कहता है कि एक व्यक्ति है, यह विश्वास कराने के आशय से कि दूसरे व्यक्ति ने ख की घड़ी चुराई है, यह कहता है कि वह व्यक्ति तो बहुत ईमानदार है, वह घड़ी कभी नहीं चुरा सकता है। जब तक कि वह अपवादों में किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, यह मानहानि है। दूसरा इलस्ट्रेशन है, A is asked who stole B's watch. A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation unless it falls within one of the exception। यानी कि क से पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई है। क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य की ओर संकेत करता है कि इसने घड़ी चुराई है। तो जब तक कि वह अपवादों में से किसी के अंतर्गत न आता हो, यह मानहानि है। अगला इलस्ट्रेशन है, A draws a picture of Z running away with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation unless it falls within one of the exception। यानी कि क यह विश्वास कराने के आशय से
कि यह ने ख की घड़ी चुराई है, यह का एक चित्र खींचता है जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है। तो जब तक कि अपवादों की श्रेणी में ऐसा नहीं आता है, यह कहा जाएगा कि उसने मानहानि किया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपवादों की। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि के अपवादों की। There are total 10 exceptions are given in section 499 of the Indian Penal Code। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में कुल 10 अपवाद दिए गए हैं, जिसमें पहला अपवाद है imputation of truth which public good requires to be made or published। यानी कि सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है, यानी कि पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर्स है। यानी कि किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। दूसरा एक्सेप्शन बात करता है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवकों का लोक आचरण। लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहाँ तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं होता है। तीसरा एक्सेप्शन है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, यानी कि किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। यानी कि किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी लोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, ऐसी सभा का सभापतित्व करने में या उसमें हाजिर होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने में या उसमें सम्मिलित होने में जो लोक समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने में या उसके पक्ष में प्रचार करने में, जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन से लोक हितबद्ध है, यह के आचरण के विषय में क द्वारा कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं होता है। चौथा एक्सेप्शन बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन। किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सार्थक सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं होता है। पांचवा अपवाद है मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर्स कंसर्न, यानी कि न्यायालय में विनिश्चित मामलों के गुण अगुण या साक्षियों तथा अन्य व्यक्तियों का आचरण। किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या डांडिक हो, यानी कि सिविल हो या क्रिमिनल हो, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका है, यानी कि उसका डिसीजन माननीय न्यायालय के द्वारा आ चुका है, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में हो, या ऐसे व्यक्ति के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं यह समझता हूँ कि उस विचारण में जो यह का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य ही या तो मूर्ख होगा या बेईमान होगा। यदि क ऐसा सद्भावपूर्वक कहता है तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जो राय वह
उस व्यक्ति के सील के संबंध में अभिव्यक्त करता है वह ऐसी राय है जैसी कि साक्षी के रूप में आचरण से न कि उससे आगे प्रकट होती है। किंतु यदि उसी व्यक्ति के द्वारा जो यह कि उस विचारण में दृढ़ता पूर्वक कहा है कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्य नहीं बोल सकता है, तो वह इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह राय जो उस व्यक्ति के सील के संबंध में अभिव्यक्त करता है ऐसी राय है जो साक्षी के रूप में उसके आचरण पर आधारित नहीं है। अगला एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि लोक कृत्य के गुणागुण। किसी ऐसे कृत्य के मेरिट्स डिमेरिट्स के विषय में जिसको उसको करने वाले ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील ऐसे कृत्य में प्रकट होता हो न कि उससे आगे कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं होता है। सातवां एक्सेप्शन बात करता है सेंस्योर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परिनिंदा। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता है जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण के सद्भावपूर्वक की गई कोई परिनिंदा, कोई निंदा मानहानि नहीं होगी। इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं सातवां अपवाद सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी ऑफिसर के आचरण की सद्भावपूर्वक परिनिंदा करने वाला कोई न्यायाधीश उन व्यक्तियों की जो उसके आदेशों के अधीन है सद्भावपूर्वक परिनिंदा करने वाला कोई विभागाध्यक्ष अन्य शिशुओं की उपस्थिति में किसी शिशु की सद्भावपूर्वक परिनिंदा करने वाला कोई पिता या माता, अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सद्भावपूर्वक परिनिंदा करने वाला कोई शिक्षक जिसे विद्यार्थी के माता पिता से प्राधिकार प्राप्त है, सेवा में शिथिलता के लिए सेवक की सद्भावपूर्वक परिनिंदा करने वाला स्वामी, अपने बैंक के रोकड़िए की ऐसे रोकड़िए के रूप में उसके आचरण के बारे में कोई परिनिंदा, तो ये सारी चीजें जो है वो अपवाद की श्रेणी में आएंगी। यदि ऐसे लोगों के द्वारा कोई परिनिंदा की जाती है तो वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। आठवां अपवाद है एक्विजिशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना जो व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं होती है। यानी कि एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक व्यक्ति सद्भावपूर्वक यह अभियोग लगाता है, यदि एक सेवक यह के आचरण के संबंध में यह के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है या एक शिशु के संबंध में उसके पिता से कोई सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, तब यह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। नौवां अपवाद है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट, यानी कि अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन। किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जब
कि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया। यानी कि इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट। जैसे कि क एक दुकानदार है, वह ख से जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, यानी कि उस दुकान का मैनेजमेंट देखता है, यह कहता है कि वह एक व्यक्ति को जिसका कुछ वह नाम है कि उस व्यक्ति को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। तो यदि इस तरीके से वह उस व्यक्ति के ऊपर सद्भावपूर्वक अपने हितों की संरक्षा के लिए कोई लांछन लगाता है, तब उसका यह लांछन लगाना मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा उदाहरण है, एक मजिस्ट्रेट जो अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट देता है कि वह एक व्यक्ति के सिर पर ऐसा लांछन लगाता है। यहाँ यदि ऐसा लांछन सद्भावपूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है, तब मजिस्ट्रेट के द्वारा जो अपने सुपीरियर अधिकारी को कोई रिपोर्ट दी जा रही है जिसमें वह लांछन लगाया है किसी व्यक्ति के संबंध में, तब उसका भी यह लांछन मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। 10वां अपवाद बात करता है कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू whom कन्वेड और पब्लिक गुड। यानी कि 10वां अपवाद बात करता है सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आश्रित है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई है या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए आश्रित हो। यानी कि वह व्यक्ति जिसने सद्भावनापूर्वक अभिकथन किया है कि यह तथ्य साबित करने के लिए बाध्य है कि अभिकथन करने से पूर्व उसने जांच की थी तथा वह अभिकथन की सच्चाई के बारे में संतुष्ट था। अब हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट की कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मानहानि का अपराध किया जाता है, डिफेमेशन का अपराध किया जाता है, तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। Whoever defames another shall punish with a simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 बात करता है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन डिफेमेशन के केस में जो कारावास होगा वह साधारण नेचर का कारावास होगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा या उसे कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब धारा 501 बात करता है प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी। यानी कि मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। तो जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी किसी बात से किसी व्यक्ति के लिए मानहानि होगी, वह किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, उसे प्रिंट करेगा या फिर उसे उत्कीर्ण करेगा, ठीक, तो उस दशा में जो उसको सजा दी जाएगी shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो उस दशा में भी जो उससे सजा दी जाएगी प्रिंट करने वाले को, मुद्रित करने वाले को, उत्कीर्ण करने वाले को, तो उसे भी जो है वो साधारण कारावास जो कि 2 वर्ष तक विस्तृत हो सकेगा अथवा जुर्माना
अथवा कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 502 बात करता है सेल ऑफ प्रिंटेड और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर, यानी कि मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना। तो जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीन्स शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच may extend to 2 years or with fine or with both। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया भारतीय दंड संहिता में वर्णित मानहानि क्या होता है और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मानहानि का अपराध किया जाता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं कि मानहानि के ऊपर क्या महत्वपूर्ण केस लॉ है। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।